ठीक है, तो नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में जो हम लोगों ने बात करी है वो कौन है हमारा क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में? लाइट रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट इज लाइट रिफ्लेक्शंस। तो समझते हैं लाइट रिफ्लेक्शंस क्या होता है, बहुत अच्छे से समझेंगे लाइट रिफ्लेक्शंस को। ठीक है, लाइट रिफ्लेक्शंस को अगर मैं आपको डेफिनेशन वाइज बात करूँ, लाइट रिफ्लेक्शन बहुत ही सिंपल सी बात है यार, आप लोग ये सब नॉर्मल लाइफ में अपने देखते रहते हो। लाइट रिफ्लेक्शंस की बात करिए, अगर मैंने बोला जैसे आप किसी भी पेवमेंट में मूव होते रहते हो, जब भी आप किसी भी पेवमेंट पे मूव होते रहते हो तो आप देखते हो यार कि आपकी जो रोड है वो कुछ आपको ऐसी देखने को मिलती है। अगर आपके रोड की बात करें मैंने आपको, तो वो कुछ ऐसी आपको देखने को मिलती है। आप बोलते हो कि इसमें देखो ये जो है आपको ब्लैक टॉप पेवमेंट देखने को मिलता है, आपको ब्लैक टॉप पेवमेंट देखने को मिलता है। अगर आपको दिख रहा होगा तो और अच्छे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखो जरा यहाँ पे आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि आपको ब्लैक टॉप पेवमेंट देखने को मिलता है। और आपको क्या बोला मैंने यहाँ पे, ये देखो ब्लैक टॉप पेवमेंट देखने को मिलेगा आपको, और ये वाइट स्ट्रिप्स देखने को मिलेगी, इसको गाइडिंग स्ट्रिप्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मैं इसे यहाँ पे नोट करके बताता हूँ आपको। मैंने बोला देखो आपको ये है आपका ब्लैक टॉप पेवमेंट, ये कौन है आपका? ये आपका ब्लैक टॉप पेवमेंट है, ये है आपका ब्लैक टॉप पेवमेंट। ब्लैक टॉप पेवमेंट है आपका, पेवमेंट है आपका, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ब्लैक टॉप पेवमेंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपको ये वाइट लाइंस दिखेगी, ये वाइट लाइंस दिखेगी, इसी को हम लोग गाइडिंग लाइंस बोलते हैं, इसी को हम लोग गाइडिंग लाइंस बोलते हैं। तो अब आपके दिमाग में थॉट आ रहा होगा यार, आपके दिमाग में थॉट आ रहा होगा, ये आपके गाइडिंग लाइंस है। ठीक है, तो आपके दिमाग में थॉट आ रहा होगा कि सर ये ब्लैक टॉप पेवमेंट ही क्यों है और ये लाइंस वाइट ही क्यों है? तो समझो जरा ध्यान से क्या होगा। सबसे पहले अगर मैंने वाइट पेवमेंट, वाइट टॉप पेवमेंट बनाया है तो क्या होगा कि दिन के टाइम पे अगर मैं बात करूंगा तो बहुत ज़्यादा ग्लेयरिंग इफेक्ट रहेगा। बहुत ज़्यादा ग्लेयरिंग इफेक्ट से क्या होगा, हमारे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपके ग्लेयरिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होने से आपके एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आया कि ये ब्लैक टॉप पेवमेंट की जगह आप वाइट टॉप पेवमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते। ये पहली बात आपको समझ में है। दूसरी बात आपने बोला सर ये जो आपने वाइट लाइंस प्रोवाइड कर रखी है गाइडिंग लाइन, इस वाइट गाइडिंग लाइंस की जगह सर आप ब्लैक गाइडिंग लाइंस प्रोवाइड कर दो या कोई से और कलर की गाइडिंग लाइंस प्रोवाइड कर दो। तो मैंने बोला देखो यार, सबसे ज़्यादा जो लाइट रिफ्लेक्शंस की जो क्वालिटी रहती है वो वाइट लाइट में रहती है, वाइट लाइट में रहती है। तो जब अगर आप रात में जा रहे हो, जब आप अगर रात में ट्रैवल कर रहे हो इस पर्टिकुलर रोड पे, और अगर यहाँ मान लो कि यहाँ पे कोई भी गाइडिंग लाइंस प्रोवाइडेड नहीं है, ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी गाइडिंग लाइंस प्रोवाइडेड नहीं है, और अगर यहाँ पे कोई भी गाइडिंग लाइंस आपके पास प्रोवाइडेड नहीं है, तो आप देखते होगे कि कई बार ना जहाँ पर भी गाइडिंग लाइंस प्रोवाइडेड नहीं रहती है वहाँ पे आपको पता नहीं चलता कि कब आपकी गाड़ी शोल्डर पे आ गई, कब आपकी गाड़ी शोल्डर्स पे आ गई है ना, या रफ पेवमेंट से उतर गई। अभी सिर्फ इतना जान लो कि अभी ना आपकी कब आपकी गाड़ी पेवमेंट से उतर गई आपको पता भी नहीं चलेगा अगर ये गाइडिंग लाइंस प्रोवाइडेड नहीं होगी तो। ठीक है, तो यही ऑप्शन इसको बोलते हैं ब्लैक होल काइंड ऑफ कंडीशंस बोलते हैं। जो आपने एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा कि जब बहुत सारी लाइट्स जो देखते हो आप जब भी रनवे पे जाते हो आप देखते हो प्लेन के लिए बहुत सारी लाइट्स लगाई जाती है। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो एयरपोर्ट पायलट जो रहता है सिर्फ उसको वो लाइट्स के हिसाब से जज करना रहता है कि उसको गाड़ी अपना प्लेन जो है उसी डायरेक्शन में उतारना है। क्योंकि जब वो डायरेक्ट ऐसे नीचे आते रहता है तो उसको केवल पूरा हटा दिया जाए और केवल ब्लैक पेवमेंट दिखे तो उसको पेवमेंट दिखेगा ही नहीं, सब कुछ ही ब्लैक दिखेगा, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि अपने प्लेन को उतारना कहाँ है। तो ये लाइटिंग जो है या ये जो लाइन्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो मैंने बोला अभी आपको ये गाइडिंग लाइन्स है ये क्यों प्रोवाइड की जा रही है, ताकि आप ना इसी ट्रैक पे रहो, इस ट्रैक से उतर मत जाओ बाहर। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको पता है कई बार अगर ब्लैक लाइन्स प्रोवाइड नहीं की जाती है तो आपको कई बार आपने देखा होगा आजकल तो वो रेडियम के एरोज लगे रहते हैं, रेडियम के। जब भी आप किसी भी कर्व पे जाते हो और सोचो कि आपकी गाड़ी की लाइट खराब हो गई, तो आपको तो ये लाइट कुछ भी नहीं दिखेगा। आप क्या करना है अब ट्राई करना है आपको, क्या ट्राई करना है आपको, आप ना जाना कहाँ पे जाना, आप किसी भी हाईवे पे जाना, हाईवे पे क्योंकि आपको स्ट्रीट लाइट तो देखने को नहीं मिलेगी, तो आप क्या करना है अपनी गाड़ी की लाइट बंद कर देना। तो आप देखोगे कि सब कुछ आपको सेम दिख रहा है, आपको लग रहा है हाँ सब जगह रोड है बस चलाते जाओ गाड़ी। तो यही प्रॉब्लम है। तो फिर क्या होगा कि अब जैसे आगे कर्व आया तो आपको तो कर्व दिखा नहीं, आप तो सीधे सीधे चले जा रहे हो और सीधे चले जाओगे, ऊपर चले जाओगे। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या कर दिया, रेडियम के कर्व्स लगाने लग गए जो है। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट देखने को मिला। तो हमने बोला कि हम क्या करते हैं, हमारी गाड़ी की लाइट अगर अच्छी है तो हम ये गाइडिंग लाइंस प्रोवाइड करते हैं ताकि हमको पता रहे कि हम पेवमेंट से बाहर तो नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात आपने ये देखी कि आपने साथ में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये ऑल्टरनेट वाइट ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स देखने को मिल रही हैं। देख रहे हो ये ऑल्टरनेट ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स आपको देखने को मिल रही है।
तो ये ऑल्टरनेट वाइट स्ट्रिप्स क्यों देखने को मिलती है और इसको क्या बोला जाता है? तो मैंने बोला ये है हमारा जो ट्रैफिक सेपरेटर्स बोल सकता हूँ मैं इसको, और इसको हम लोग बोलते हैं रोड डेलिनिएटर्स। इसको हम लोग बोलते हैं रोड डेलिनिएटर्स, ठीक है, रोड डेलिनिएटर्स बोलते हैं, रोड डेलिनिएटर्स बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिला है, इसको रोड डेलिनिएटर्स बोलते हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट वाइट स्ट्रिप्स जो रहती है, टू अवॉइड एक्सीडेंट एंड टू डिवाइड द ट्रैफिक, दिस रोड डेलिनिएटर्स आर प्रोवाइडेड, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि भाई सामने से कोई गाड़ी आ रही, तो आपको एक एवरेज अंदाजा रहेगा अगर ये रोड डेलिनिएटर्स बना रहेगा तो मेरे को इस साइड जाना है, उसको उसके इस साइड जाना है, ठीक है। कई बार नहीं तो आप जज नहीं कर पाते हो और आमने सामने से हेड ऑन कोलिजन हो जाता है, ठीक है, ये रोड डेलिनिएटर्स, ठीक है। मैं आपको जो बात कर रहा था किसके बारे में बात कर रहा था, जैसे एयरपोर्ट लाइटिंग की बात कर रहा था, तो आपको कैसा दिखाता हूँ मैं एक आध बेसिक एग्जाम्पल एयरपोर्ट लाइटनिंग का, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये देखो, ये एयरपोर्ट लाइटनिंग का एक एग्जांपल है बेसिक, ताकि आपको ये बात समझ में आए, सिर्फ इसके लिए मैंने आपके लिए ये इमेज को ढूंढ के रखा था, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्लर है थोड़ा सा, लेकिन हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखो जरा यहाँ पे देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे इस एयरपोर्ट लाइटनिंग को देखोगे ध्यान से, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, तो अब आप देख रहे हो जो रनवे है आपका वो इस डायरेक्शन में है अंदर जाता हुआ, तो दोनों साइड कॉर्नर्स पे लाइट लगी हुई है और सेंटर लाइन बनी हुई है। तो आपको क्या होगा, यहाँ पे सेंटर लाइन भी पता है और दोनों साइड पे कॉर्नर लाइट्स भी पता है। तो अगर आपको कॉर्नर लाइट्स और सेंटर लाइन पता है तो आप इजीली क्या होगा, आपका प्लेन जो है यहाँ पे उतार पाएगा, जो भी पायलट होगा वो इजीली आपका प्लेन उतार पाएगा। तो आपका लाइटनिंग का बहुत ज़्यादा फैक्टर रहता है जहाँ पर भी आप बात करोगे, ठीक है, लाइटनिंग का बहुत ज़्यादा फैक्टर रहता है, ठीक है। सिमिलरली आपको मैंने कर्व्स पे जैसे बात करी, तो मैंने कर्व्स पे आपको बोला कि जैसे ये आपने देखे होंगे रेडियम के ऐसे मार्क्स बने रहते हैं आजकल, तो इससे क्या होता है, आपको बेसिक अगर आपको वो नहीं भी दिख रहा है, अगर आपकी गाड़ी में लाइट नहीं भी है, तो आप क्या करोगे, इनके थ्रू आपको पता चल जाता है कि हाँ हम लोगों को मुड़ना है आगे से। तो ये चमकते हुए रहते हैं तो आपको पता रहता है कि हाँ ठीक है किसी कर्व पे आ रहे हैं। वैसे तो ये यहाँ पे मार्किंग भी प्रोवाइड की गई है, लेकिन अगर मार्किंग नहीं है कहीं पे भी तो आपको इस टाइप के एरोज देखने को मिल जाएंगे, ताकि इससे आपको आइडिया हो जाए कि आगे क्या है, कर्व है, आपको मूव करना है, ठीक है। सिमिलरली इसी टाइप के कर्व्स को ध्यान में रखते हुए एक और टाइप के कर्व्स जनरली एक और टाइप की मार्किंग प्रोवाइड की जाती है। ये जब भी आप देखते हो रेलिंग की बात की जाती है, तो रेलिंग पे भी आपको कुछ ऐसे मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं, रेलिंग पे भी आपको कुछ ऐसे मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप जाके रेलिंग में ना ठुक जाओ, है ना, क्रॉस कर लो। तो ये कुछ है मार्क्स जो आपको लाइट रिफ्लेक्शंस की बात कर रहा था, तो मेरे को लगा कि ये ट्रैक में आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप की मार्किंग प्रोवाइड की जाती है और क्यों प्रोवाइड की जाती है। इन दोनों के बारे में हम लोगों ने बात करी, तो यही है रीजन। देखो जब भी यहाँ आप कर्व पे मूव कर रहे होगे तो इस टाइप की कुछ मार्किंग्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ठीक है, अभी तक हम लोगों ने लाइट रिफ्लेक्शन के बारे में देखा था। अब लाइट रिफ्लेक्शन के आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो है हमारा पेवमेंट अनइवननेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करने वाले हैं, मैंने बोला आज का जो टॉपिक है नेक्स्ट हमारा पेवमेंट अनइवननेस के बारे में बात करने वाले हैं। पेवमेंट अनइवननेस क्या होता है पहले वो समझते हैं, और फिर कैसे कैलकुलेट किया जाता है और क्या सेटिस्फैक्टरी वैल्यू है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं टॉपिक पॉइंट वाइज आपको चीज़ों को बताने का कोशिश करूंगा ताकि आपको एग्जाम के हिसाब से भी पॉइंट वाइज चीज़ें याद रहें, ठीक है, एग्जाम के हिसाब से भी पॉइंट वाइज चीज़ें याद रहें आपको। तो ठीक है, पेवमेंट अनइवननेस के बारे में कोई भी अगर आपसे बात करता है तो आप डेफिनेशन देखो, जैसे कि नाम एक्सप्लेन कर रहा है इसका, पेवमेंट अनइवननेस का नाम ही एक्सप्लेन कर रहा है कि पेवमेंट अनइवननेस मतलब पेवमेंट में जो भी इवननेस नहीं है उसको हम पेवमेंट अनइवननेस बोल रहे हैं। या ऐसा बोलूं, या डेफिनेशन के हिसाब से जाऊं तो मैं बोलता हूं कि जो भी वर्टिकल क्यूमुलेटिव अंडुलेशंस जो आपको देखने को मिलेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेवमेंट अनइवननेस बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैं बात कर रहा हूं, अगर आपसे कोई भी बात करेगा पेवमेंट अनइवननेस के बारे में तो आप सिंपल सा एक स्टेटमेंट बोलोगे और उसके सारी क्वेरीज को आप दूर कर सकते हो। क्या बोल के आप बोल रहे हो, इन दिस पेवमेंट अनइवननेस वी आर कैलकुलेटिंग क्यूमुलेटिव, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग, क्यूमुलेटिव वर्टिकल अंडुलेशंस, इनकी बात कर रहे हैं अपन, क्यूमुलेटिव वर्टिकल अंडुलेशंस की बात कर रहे हैं। और क्यूमुलेटिव वर्टिकल अंडुलेशन मतलब क्या, ठीक है, क्यूमुलेटिव वर्टिकल अंडुलेशन मतलब क्या। तो पहले तो मैंने आपको बोला कि आप पहले क्या करोगे, आप मार्क कर लोगे, किसको मार्क करोगे आप, इस
क्यूमुलेटिव को अंडरलाइन कर लोगे। आप क्या करोगे, इस क्यूमुलेटिव वर्ड को अंडरलाइन करोगे, ठीक है, इस क्यूमुलेटिव वर्ड को अंडरलाइन करोगे। चलो आओ तो देखते हैं क्यूमुलेटिव वर्टिकल एंडुलेशन से उनका क्या बोलने का मीनिंग है। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे, ये आपका कोई भी पेवमेंट है, अगर नॉर्मल कंडीशन में हम बात करें, देखना जरा यहाँ पे, ये आपका कोई भी पेवमेंट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये है आपका पेवमेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपका पेवमेंट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मैंने बोला आप जब इस पेवमेंट पे मूव कर रहे थे, आप जब इस पेवमेंट पे मूव कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि आप कभी देखते थे यार ऊपर उबड़ खाबड़ था, कई बार आप देखते थे ये नीचे चला जाता था, कई बार नॉर्मल चलता था, ऐसा जो भी है आपको ऐसा वर्टिकल एंडुलेशंस आपको देखने को मिले, ठीक है, ऐसे वर्टिकल एंडुलेशंस आपको देखने को मिले रोड पे, ठीक है। तो आप क्या करते थे, सबसे पहली बात आपसे पूछी जाएगी कि ये वर्टिकल एंडुलेशंस आपने, एंडुलेशन मतलब अनइवननेस, तो ये वर्टिकल एंडुलेशन आपने मेजर कैसे किए। तो इसको मेजर करने का तरीका था, इसको मेजर करने का तरीका था, एक हमारा इंस्ट्रूमेंट था, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर अंड्यूलेशन, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर अंड्यूलेशन, वो क्या था, इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज कर रहे थे अंड्यूलेशन के लिए, उसको आप बोलते थे बम्प इंटीग्रेटर, उसको आप बोलते थे बम्प इंटीग्रेटर, ठीक है, बम्प इंटीग्रेटर, ठीक है। अब देखना जरा यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूं, तो आपने इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया, बम्प इंटीग्रेटर को यूज किया। मैंने बोला ये किसने बनाया था, ये इंस्ट्रूमेंट किसने बनाया था, तो आपने बोला ये थर्ड पॉइंट बोलता है कि इट इज डेवलप्ड बाय CRREI, ठीक है, इट इज डेवलप्ड बाय किसने बनाया, ये डेवलप्ड बाय सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। किसने, मैंने आपसे पूछा था पहले भी आपको बताया है कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप बोलोगे इट इज इन दिल्ली, इट इज इन दिल्ली, ठीक है, तो ये दिल्ली में है, ठीक है। कई बार आपसे इंटरव्यू में बताया, इसका पूछा जाता है कि भाई सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको बताना है कि हेडक्वार्टर दिल्ली में। और ये पता है आपको क्यों पूछा जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज जो होते हैं आपके वो दिल्ली में ही होते हैं। तो जनरली क्या होता है कि ये एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि अच्छा इसका भी बताओ तो जरा कहाँ पे है हेडक्वार्टर, तो आप बोलोगे सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं हम लोग, इसके आगे बात करते हैं, इट इज डेवलप्ड बाय CRRI, ठीक है। तो मैंने बोला अब हम क्यूमुलेटिव वर्टिकल एंडुलेशंस की बात कर रहे हैं, तो मैं ऐसा बोल देता हूं, कुछ लोग, मैंने बोला इस वर्ड को मैं बहुत ज्यादा फोकस करने वाला हूं, मैंने आपको बोला कि इसको आप ना अंडरलाइन कर लो, तो इसको क्यों अंडरलाइन करने को बोला वो बताता हूं मैं। तो मैंने बोला पहले हम गलत चीज को सीखते हैं और फिर उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मतलब ज्यादातर हम लोगों को आदत है बचपन से कि हम जो भी चीज एक्सिस के ऊपर है उसको पॉजिटिव लेते हैं और जो भी नीचे है उसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। जो भी एक्सिस के ऊपर है उन सारे पॉइंट्स को आप पॉजिटिव में कंसिडर करोगे और जो भी नीचे उनको नेगेटिव में कंसिडर करोगे, ऐसा आपने किया, ठीक है। तो आपने क्या किया, अब बम्प इंटीग्रेटर मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि आपकी एक वैन लेते हैं और वैन के पीछे इस इंस्ट्रूमेंट को लगा दिया जाता है, आपकी एक वैन लेते हैं, उस वैन के पीछे इस इंस्ट्रूमेंट को लगा दिया जाता है। अब ये इंस्ट्रूमेंट जैसे जैसे आप जो भी आपने एक यूनिट लेंथ जो भी डिसाइड करी थी, ठीक है, तो आपने जो भी यूनिट लेंथ डिसाइड करी थी उसमें क्या अप्स एंड डाउन्स थे वो सारे नोट होते जाते हैं, वो सारे नोट होते जाते हैं, ठीक है, इसके थ्रू नोट होते जाते हैं। तो मैं आपको जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल, जैसे ये आप मान लो ये एक स्केच पेन है, ये एक स्केच पेन है आपको दिख रहा होगा, ये एक स्केच पेन है आपको दिख रहा होगा। अब इस स्केच पेन को आप क्या करोगे, ये जो नीचे आपको जाती हुई दिख रही है लाइन, ये ब्लैक कलर का जो पेन दिख रहा है, ये नीचे स्प्रिंग के साथ अरेंजमेंट है इसका कि ये नीचे जाएगा तो ये नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। यहां पे लगा हुआ है आपका ग्राफ पेपर। अब जैसे जैसे ये आगे आगे जाता जा रहा है, ये ग्राफ पेपर इस रोड पे जैसे जैसे आगे जाते जा रहा है, ये ग्राफ पेपर पे आपने देखा कुछ ऐसा वर्टिकल एंडुलेशंस आपको देखने को मिले, ऐसे बेसिक अरेंजमेंट है, ठीक है। तो इस बेसिक अरेंजमेंट के साथ कैसे खेलना है मैं आपको बता रहा हूं। मैंने बोला देखो किसी किसी को आदत है कि पॉजिटिव ऊपर नीचे नेगेटिव, तो आप अगर प्लेन होता तो ये जीरो एंडुलेशंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। मैंने बोला अगर किसी को मानना है कि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव मानना ही है तो बोल दो उसको, तो ऐसा मान लेते हैं, कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं, हम इसको 10 मान लेते हैं। हमने बोला ये जो एंडुलेशन ऊपर है इसको 10 मान लेते हैं, ये जो नीचे है इसको 5 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, कुछ भी रैंडम नंबर मैंने ले लिया कि एंडुलेशंस की बात करो, सेंटीमीटर्स में बात करो पर किलोमीटर में, ठीक है, पर किलोमीटर में 1 किलोमीटर में ये एंडुलेशंस आपको देखने को मिले। तो ऐसे बेसिक बेसिक जस्ट फॉर फन मैंने ये नंबर ले लिए। मैंने बोला देखो किसी ने अगर क्यूमुलेट इसके लिए बात करी, अगर टोटल एंडुलेशन की बात करी तो आपने बोला +10 -5 +2 -3, तो ये कितना हो गया -8 और ये 12, इट इज 4 आया।
तो 4 सेंटीमीटर पर किलोमीटर आपको देखने को मिला, ठीक है, 4 सेंटीमीटर पर किलोमीटर आपको ये देखने को मिला जो भी वर्टिकल एंडुलेशन हो रहे हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में बात है यार कि मेरे को जितना जितना मेरे को वो हुआ था, मतलब जितना मेरे को अनइवननेस फील हुआ था उतना तो आंसर आ ही नहीं रहा है, क्योंकि आपको अनइवननेस कितना फील हुआ, आपको 10 फील हुआ, फिर 5 फील हुआ, फिर 2 फील हुआ, फिर 3 फील हुआ, लेकिन इतना तो आंसर में वर्टिकल एंडुलेशंस दिख ही नहीं रहा है। तो मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि आपको साइंस में कोई भी बात नहीं करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव में कोई बात नहीं करना है। आप क्या करोगे? आप करोगे क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है सम, है ना, सम। तो आपको क्या करना है? आपको लिखना है, अगर आपसे कोई वर्टिकल एंडुलेशंस पूछेगा तो आप बोलोगे इट इज 10 + 5 + 2 + 3। तो ये देखोगे आप, ये कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। इसीलिए मैंने बोला क्यूमुलेटिव वर्टिकल एंडुलेशंस की बात करोगे आप, इसीलिए आप क्या बोलोगे? क्यूमुलेटिव वर्टिकल एंडुलेशंस की बात करोगे। क्यूमुलेटिव मतलब सम, ठीक है। तो आप ना कभी भी प्लस और माइनस नहीं कंसिडर करोगे, आप केवल ये कंसिडर करोगे कि आपका स्मूथ रोड से कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, क्या अनइवननेस है, उसको आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, और उसको कंबाइंडली आप ऐसे एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको क्यूमुलेटिव वर्टिकल एंडुलेशन समझ में आ गया तो फोर्थ बात करते हैं हम लोग रेंज के बारे में। फोर्थ बात करते हैं हम लोग रेंज के बारे में कि क्या एक्सेप्टेबल रेंज है, कितना होना चाहिए वर्टिकल एंडुलेशन, ये सारी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो रेंज के बारे में अगर मैंने आपसे बात करी तो मैंने अगर बोला देखो 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, अगर मैं आपसे बात करता हूँ 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो आप बोलोगे यार ये गजब की रेंज है। यही है अगर आपका गुड पेवमेंट है, 1 किलोमीटर में अगर आपका केवल 150 टोटल 150 सेंटीमीटर का अंडुलेशन देखने को मिला है तो इट इज फॉर गुड पेवमेंट, गुड पेवमेंट, ठीक है। तो ये है गुड पेवमेंट, ठीक है। मैंने बोला सेकंड अगर आपसे बात करता है वो कि 250 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, तो ये सेटिस्फैक्ट्री है, नॉट गुड बट इट कैन लाइक इट इज सेटिस्फैक्ट्री पेवमेंट, ठीक है। अभी भी हम इस पर मूव कर सकते हैं, ठीक है। सेटिस्फैक्ट्री पेवमेंट की बात करें जाए, मैंने बोला कि ये कौन सा पेवमेंट का बता रहा है, वो सेटिस्फैक्ट्री पेवमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ये जो अंडुलेशन है ये ज़्यादा हो जाता है अगर 320 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, तो हम बोल देते हैं यार ये है ना अनकंफर्टेबल सिचुएशन में ला देगा हमको। उसके बाद कुछ भी वैल्यू आए तो हम क्या हो जाएगा, हमको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा। ये तो ठीक है, अनकंफर्टेबल इज फाइन, लेकिन इसके साथ और भी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं। जैसे जैसे अंडुलेशंस बढ़ते जाएगा आपकी एफिशिएंसी, फ्यूल एफिशिएंसी कम होते जाएगी, पहली बात। दूसरी बात आपका ट्रैवल टाइम बढ़ जाएगा, और ये बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशंस क्रिएट होंगी, ठीक है। तो ये बात देखिए आपने किसके बारे में जब हम लोगों ने बात करी, हम लोगों ने जब भी पेवमेंट अनइवननेस के बारे में बात करी तो आपने देखा ये कुछ कंडीशंस है जो आपको देखने को मिला यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये सारी बातों को ध्यान रखना है जब भी आपसे बात होगी पेवमेंट अनइवननेस के बारे में। नेक्स्ट बात करता हूं मैं आपसे किसके बारे में? नेक्स्ट अब देखो, ये जो था पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कोई भी आपसे बात करता है तो पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे खत्म हो चुका है, जिसमें पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हम लोगों ने बात करी है वो किसके बारे में बात करी है? हमने फ्रिक्शन के बारे में बात करी है, हमने लाइट रिफ्लेक्शंस के बारे में बात करी है, हमने पेवमेंट अनइवननेस के बारे में बात करी, हमने स्लिप के बारे में बात करी, हमने स्किड के बारे में बात करी। ये कुछ बातें थी जो हम लोगों ने हर पॉइंट पर करा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है, कैम्बर। कैम्बर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर द गेट एग्जामिनेशन, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखने वाले हो। तो कैम्बर की बात कर रहा हूँ नेक्स्ट आपके लिए, कैम्बर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपको कैम्बर की बात कर रहा हूं। अब अगर आपने कैम्बर की डेफिनेशन कभी भी सुनी है तो आपको क्या करना है, पहले उसको रिकॉल करना है, क्योंकि देखो यार ये वीडियो जो है आप लोगों का, ये जो वीडियो है, ठीक है, आपका ये जो वीडियो है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को मिलने वाला है, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप केवल इसको सुन के खत्म कर दो वीडियो को। मतलब आप देख रहे होगे, ऑब्वियसली देख रहे होगे, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप केवल सुन के इस बात को खत्म कर दो। तो आपको क्या करना है, जैसे ही मैंने कोई भी डेफिनेशन बोली एंड इफ यू नो इट जस्ट रिकॉल इट बाय योरसेल्फ, रिकॉल इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो उसके बाद ना फिर मेरी बात को ध्यान से सुनना, उसके बाद पहले वीडियो को पॉज करना, अपने हिसाब से कैम्बर की डेफिनेशन क्या होती है वो सोचने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कि बस फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो देख डाला करके, ठीक है। तो कैम्बर होता है, देखो यार, कि जो भी हम ट्रांसवर्स स्लोप प्रोवाइड करते हैं, हम लोग जो भी ट्रांसवर्स स्लोप प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसवर्स स्लोप
प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडेड ट्रांसवर्स स्लोप प्रोवाइडेड, ठीक है, तो जो भी ट्रांसवर्स स्लोप प्रोवाइड करते हैं टू द रोड, टू ड्रेन ऑफ द वाटर, ठीक है, टू ड्रेन ऑफ द वाटर इज कॉल्ड एज, टू ड्रेन ऑफ द वाटर इज कॉल्ड एज कैम्बर, ठीक है। तो इसको हमने बोला है, इसको हम कैम्बर बोलते हैं जब भी हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग ट्रांसवर्स स्लोप अपनी रोड में प्रोवाइड करेंगे उसको कैम्बर बोलते हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में एकदम से घंटी बजी होगी, जैसे उन्होंने ट्रांसवर्स सुना होगा उनके दिमाग में थॉट आया होगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लेटरल एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स स्लोप। गजब की बात, अगर तुमने ऐसा सोचा है तो तुमने अच्छे पॉइंट को कनेक्ट किया है। और अच्छा पॉइंट यही है कि जब हम लोग देखो, अब मैं आपको ऐसा ट्रैक बताता था, पूरा पेवमेंट बताता था, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, उसका क्रॉस सेक्शन बता रहा हूं। तो अगर मैं उसका क्रॉस सेक्शन बता रहा हूं तो मैं आपको बोल रहा हूं देखो ये है आपका पेवमेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये है आपका पेवमेंट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और इस पेवमेंट पे आपने क्या किया है, ट्रांसवर्स एक्सिस कौन है, ये क्रॉस सेक्शनल है अगर, तो यही एक्सिस जो इस डायरेक्शन में जा रही होगी वो कौन सी एक्सिस होगी, ट्रांसवर्स एक्सिस होगी। वही एक्सिस कौन होगा, वो ट्रांसवर्स एक्सिस होगी। और अगर उस ट्रांसवर्स एक्सिस में हम लोगों ने स्लोप प्रोवाइड कर दिया, उस ट्रांसवर्स एक्सिस में अगर हमने स्लोप प्रोवाइड कर दिया तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कैम्बर बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग कैम्बर बोलते हैं। और इस टॉप मोस्ट पॉइंट का जो नाम है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को तो हम क्राउन बोलते हैं, तो यही है हमारा मेथड। तो मैंने बोला जो भी ट्रांसवर्स स्लोप प्रोवाइड किया जाएगा टू द सरफेस उसको आप कैम्बर बोलोगे, और आपको जो टॉप मोस्ट पॉइंट रहेगा उसको आप क्राउन बोलोगे, ठीक है। कई बार लोग कैम्बर की डेफिनेशन को अलग तरीके से भी देखना प्रेफर करते हैं। कुछ लोग कैम्बर को ऐसे भी देखना प्रेफर करते हैं कि यार अगर हम लोग सेंटर पॉइंट को रेज कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एजेस, है ना, रेजिंग ऑफ सेंटर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एजेस विल गिव यू कैम्बर, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। आप तो जानते हो ये इसकी एज है, ये इसकी एज है, ठीक है, और ये भी इसकी एज है। विद रिस्पेक्ट टू एजेस अगर सेंटर पॉइंट को रेज कर दिया है आपने तो आप उसको कैम्बर बोल सकते हो, ठीक है। मैं बोल देता हूँ इस कैम्बर की हाइट के बारे में कोई हमसे बात करेगा तो हम उसको वाई बोला करेंगे। ये हाइट का नाम क्या बोला करेंगे, वाई बोला करेंगे, इस हाइट का नाम वाई बोला करेंगे उसको, ठीक है। तो ये हमने बताया यहाँ पे कि वाई कौन है, कैम्बर कौन है, और क्या क्या कैसे कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है और क्यों प्रोवाइड किया जाता था। तो क्यों प्रोवाइड किया जाता था इसकी भी बात करता हूँ आपसे थोड़ी सी। देखो कैम्बर इसलिए प्रोवाइड किया जाता था यार कि ना एक बहुत ही प्यारा सा आइडिया है आपको बात करने के लिए मेरे पास। कैम्बर इसलिए प्रोवाइड किया जाता था, देखो यार आपको क्या करना था, आपको ना जो भी पानी, पहले पुराने जमाने से हम लोगों ने बातों को स्टार्ट किया था, तो मैंने बोला यार देखो क्या होता था कि पानी आता था, पहले हमारा जो मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल था वो इतना प्रॉपर नहीं था। अगर हम कैम्बर प्रोवाइड नहीं कराते तो जल्दी सीप आउट हो जाता था, अंदर सीपेज हो जाता था, और अंदर जो स्लरी बन जाती थी, और कुछ भी हैवी व्हीकल आने पे वो स्लरी बाहर निकल के आ जाती थी और वहां पे एक होल बन जाता था, ऐसा जनरली होता था, ठीक है। तो हमने सोचा कि इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए, तो आपने सॉल्यूशन क्या निकाला, बोला आप ना रोड को कुछ स्लोप प्रोवाइड कर दो ताकि क्या हो कि दोनों साइड से पानी बाहर की तरफ निकल जाए, और यही तरीका आपने सोचा कि इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, इसी तरीके से हम लोग कैम्बर को निकाल पाएंगे, ठीक है। ये तो हुई, इसी तरीके से आप वाटर को ड्रेन आउट कर पाओगे अपने पेवमेंट से, ठीक है, ये बात आपने सीखी। दूसरी बात करता हूं, टाइप ऑफ कैम्बर के बारे में बात करता हूं मैं आपसे। नेक्स्ट जो बात कर रहा हूं मैं आपसे वो किसके बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ, नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं हम लोग वो बात कर रहे हैं टाइप ऑफ कैम्बर के बारे में। कितने टाइप के कैम्बर होते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ कैम्बर के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं टाइप ऑफ कैम्बर कैसा कैसा होता है और क्यों हम लोग ऐसे कैम्बर्स को क्यों प्रोवाइड किया जाता है, वो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखना जरा यहाँ पे क्या बात कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। टाइप ऑफ कैम्बर्स की बात कर रहे हैं, तो ये देखो जरा यहाँ पे, ये जो दिख रहा है आपको यही है अलग अलग टाइप्स के कैम्बर, ये आपके कैम्बर को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। माइट भी विजिबल नहीं होगा आप लोगों को, शायद विजिबल नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको हटाता हूँ, मैं खुद ही बताता हूँ आपको टाइप ऑफ कैम्बर के बारे में अगर आपसे बात की जाएगी। तो मैंने बोला जनरली 3 टाइप के कैम्बर्स आपको देखने को मिलेंगे, जनरली 3 टाइप्स ऑफ कैम्बर्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर फर्स्ट टाइप ऑफ कैम्बर के बारे में मैं आपसे बात करूंगा तो फर्स्ट टाइप ऑफ कैम्बर आपका कौन होता है, फर्स्ट टाइप ऑफ कैम्बर इज स्ट्रेट कैम्बर। फर्स्ट टाइप ऑफ कैम्बर इज स्ट्रेट कैम्बर, ठीक है।
स्ट्रेट कैम्बर के बारे में बाद में हम अगर बात करते हैं तो सेकंड इज योर पैराबोलिक कैम्बर, सेकंड कैम्बर इज योर पैराबोलिक कैम्बर, पैराबोलिक कैम्बर, पैराबोलिक कैम्बर। और पैराबोलिक कैम्बर के बाद थर्ड बात करते हैं हम अगर, तो इसको बोलते हैं कंबाइंड कैम्बर, इसको बोलते हैं हम लोग कंबाइंड कैम्बर, ठीक है। तो इन तीनों की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट कैम्बर, पैराबोलिक कैम्बर और कंबाइंड कैम्बर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बातें करी है हम लोगों ने। तो ये 3 टाइप के कैम्बर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक और थॉट आएगा कि यार इन सब की जरूरत क्या पड़ी, अलग अलग कैम्बर्स प्रोवाइड करने की जरूरत क्या पड़ी, ठीक है। तो अब हम स्ट्रेट कैम्बर की बात कर रहे थे, अब मतलब इंडिविजुअल कैम्बर, टाइप ऑफ कैम्बर की बात कर रहे थे, तो हम लोग स्ट्रेट इंडिविजुअली एक एक को देखते जाएंगे। और सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा स्ट्रेट कैम्बर के बारे में, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा स्ट्रेट कैम्बर के बारे में, स्ट्रेट कैम्बर क्या होता है और कैसे कैसे स्ट्रेट कैम्बर को निकाला जाता है, ठीक है। तो हम स्ट्रेट कैम्बर के बारे में बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेट कैम्बर दिखाता हूं मैं आपको कैसे दिखता है स्ट्रेट कैम्बर, आप लोगों को स्ट्रेट कैम्बर कैसे दिख रहा होगा। तो ये देखो जरा, यहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रेट कैम्बर को उठाया है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ स्ट्रेट कैम्बर आपको कैसे दिख रहा होगा, और समझने की कोशिश करना, ठीक है। कुछ वर्ड्स नहीं दिख रहे होंगे तो उसको मैं आपके लिए फिर से बना दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पे कौन कौन लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है। मैंने बोला इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन कैम्बर बोला जाता है, इसको स्ट्रेट लाइन कैम्बर बोला जाता है। ये जो लिखा हुआ है ये इसके स्लोप के बारे में बात कर रहा है, ये जो लिखा हुआ है ये इसके स्लोप के बारे में बात कर रहा है। और इस स्लोप को क्या बोला हमने, 1 in n, ठीक है। इस स्लोप को हमने 1 in n बोला है। इसकी हाइट के बारे में अगर कोई भी आपसे बात करेगा तो आप बोलोगे इसकी हाइट कितनी है, W/2n के बराबर। इसकी हाइट कितनी है, W/2n के बराबर। अब ये मैं आपको डिराइव करके बता दूंगा कि ये W/2n कैसे आया, ये W/2n कैसे आया, ठीक है। यहाँ पे एंगल जो दे रखा है इसको मैं या तो tan थीटा बोल सकता हूँ या tan थीटा इज इक्वल टू 1/n बोल सकता हूँ। ये 1 in n का मतलब यही है, ठीक है, ठीक है। 1 in n का मतलब यही है, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पे स्ट्रेट कैम्बर के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला सबसे पहले ये देखते हैं W/2n आया कहां से, सबसे पहले ये देखते हैं कि W/2n आया कहां से। तो W/2n निकालना यार बहुत ही आसान सी बात थी। W/2n पता करना आपको कि आपने बोला अगर इस टोटल विड्थ की बात करी, रोड के विड्थ की बात करी, तो वो अगर W के बराबर है, इसका मतलब अगर आप यहां तक की बात करोगे, आधे डिस्टेंस की बात करोगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बोला कैपिटल W/2 के बराबर हो जाएगा। और अगर ये कैपिटल W/2 के बराबर हो जाएगा तो आप बोलोगे, देखना जरा यहाँ पे, आपने बोला कि tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। और परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर इज y, है ना, जो हाइट ऑफ क्राउन है उसको आपने बोला कि y के बराबर है। और बेस विड्थ किसके बराबर है, बोला W/2 के बराबर है। बेस विड्थ किसके बराबर, W/2 के बराबर है। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, इट इज इक्वल टू 1/n इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय W/2, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है। अगर आपसे y पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो आप बोलोगे कि y किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलोगे y इज इक्वल टू W/2n के बराबर, y इज इक्वल टू W/2n के बराबर, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, y इज इक्वल टू W/2n के बराबर, ठीक है। तो ये आपने देखा यहाँ पे कि कैसे हम लोग स्ट्रेट कैम्बर की बात कर रहे हैं, और स्ट्रेट कैम्बर में क्या हाइट ऑफ कैम्बर आप क्या लेते हो, ठीक है। दूसरी बात, एक और बात करते हैं कि जब आपके पास स्ट्रेट कैम्बर प्रोवाइडेड था तो फिर यार ज़रूरत क्या पड़ी, मतलब हमेशा ऐसे ही थॉट आपके पास होना चाहिए, जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट से प्यार करना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होना चाहिए उस सब्जेक्ट के लिए। ऐसा ही तो होता है ना कि आप जिसको भी प्यार करते हो उसको इतने सारे क्वेश्चंस पूछते हो, तो वही पूछना चाह रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं यार, स्ट्रेट कैम्बर था आपके पास, तो स्ट्रेट कैम्बर के बाद आपको क्या जरूरत पड़ी पैराबोलिक कैम्बर की, तो मैं बताता हूं क्या जरूरत पड़ी आपको पैराबोलिक कैम्बर की। तो मैंने बोला देखो यार, जैसे जैसे स्ट्रेट कैम्बर से आप आगे बढ़ते जा रहे थे, अब देखो फास्ट मूविंग व्हीकल को यहाँ पे दौड़ाएंगे, ठीक है, मैंने बोला ये फास्ट मूविंग व्हीकल हर बार अपना लेन चेंज करना चाहता है, एक बार इस लेन से इस लेन में आना चाहता है, इस लेन से इस लेन में आना चाहता है। तो प्रॉब्लम पता क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, ये ना डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और यही उसकी स्पीड में ना डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो ये जो मूवमेंट है, ये फास्ट मूविंग व्हीकल के मूवमेंट को ना सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा है। तो यही नीड पड़ी हम लोगों को कि कैसे हम लोगों को एक स्ट्रेट कैम्बर से शिफ्ट होना पड़ा किसी पैराबोलिक कैम्बर के लिए। दूसरी बात, एक और बात को ध्यान से सुनो कि ये फास्ट मूविंग व्हीकल को तो सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन स्लो मूविंग व्हीकल को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहा है। भले ही वो यहां कॉर्नर पे हो तो भी उनको सपोर्ट कर रहा है, मूव करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। स्लो मूविंग व्हीकल के लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए क्या दिक्कत हो रही है यार, वो उनको लेन चेंज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही
थी, ठीक है। ये आपने देखा किसके बारे में, स्ट्रेट कैम्बर के बारे में बात करी, ठीक है। तो अभी देख रहे थे यार, आप लोगों ने देखा कि स्ट्रेट कैम्बर की बात करी मैंने आपसे। अब मैं नेक्स्ट देख रहा हूँ आपके लिए, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट जो मैं दिखा रहा हूँ वो मैं बात करने वाला हूँ आपसे पैराबोलिक कैम्बर के बारे में। नेक्स्ट आपसे जो बात करने वाला हूँ मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ, पैराबोलिक कैम्बर के बारे में बात करने वाला हूँ कि पैराबोलिक कैम्बर क्या होता है और कैसे कैसे हम लोग पैराबोलिक कैम्बर को निकालते हैं और क्या क्या इक्वेशंस होती है पैराबोलिक कैम्बर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पे पैराबोलिक कैम्बर के बारे में जब भी आपसे कोई भी बात करेगा तो आप बोलोगे यार पैराबोलिक कैम्बर कैसा होता है, एक पैराबोला बना रहता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो देखने जरा यहाँ पे, ये है आपका पैराबोलिक कैम्बर। पैराबोलिक कैम्बर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखो जरा यहाँ पे आपको पैराबोलिक कैम्बर ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा आपको पैराबोलिक कैम्बर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये है आपका पैराबोलिक कैम्बर। इसके लिए मैं बता देता हूँ चीज़ें जो जो आपको, देखो एक पैराबोला आपको देखने को मिल रहा है, बहुत सही। मैं बता देता हूँ जो भी चीज़ें आपको देखने में नहीं आ रही होंगी तो मैं बोल देता हूँ, ये जो है अभी भी स्लोप लिखा हुआ है आपके लिए, 1/n स्लोप लिखा हुआ है, 1/n स्लोप लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये जो एक्स वाई है इसको अभी भूल जाओ, इसको एक्स वाई को भूल जाओ। मैं आपके लिए एक्स वाई, इतना प्यारा सा एक्स वाई बताऊंगा आपको कि आपको इन सब चीज़ों को याद रखने का नीड ही नहीं है, ठीक है। ये लो, ये एक्स वाई को अपन भूलवा दिए। मैंने बोला यहाँ पे विड्थ ऑफ कैम्बर की जब हम लोगों ने बात करी, विड्थ ऑफ रोडवे की बात करी, तो आपने यहाँ पे टोटल विड्थ कितना प्रोवाइड कर रखा है, बोला कैपिटल डब्ल्यू आपने यहाँ पे विड्थ प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। मैंने बोला अगर कोई आपसे कैम्बर के हाइट की बात करेगा तो आप यही बोलोगे ये हाइट ऑफ कैम्बर है आपके, जिसको हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते थे, जिसको हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते थे, और यही वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जनरली अब देखो मैं जो एक्स और वाई की आपसे बात कर रहा था, तो मैं एक्स और वाई को आपको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा उस बात को समझने की कोशिश करना। मैंने बोला जैसे जैसे आप, मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट से बात कर रहा हूँ मैं आपके लिए, मैंने बोला जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो एक्स की वैल्यू चेंज होते जाएगी, चेंज होती हुई आपको दिखेगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू आपको चेंज होती हुई दिखेगी, ठीक है। मैंने बोला इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई आपसे बात करेगा, मैंने बोला इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई आपसे बात करेगा तो आप बोलोगे कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे आपकी जो वाई है वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। वाई किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, हम ऊपर से काउंट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला जैसे जैसे अब आप आगे बढ़ते जाओगे, मैंने बोला जैसे जैसे अब आप आगे बढ़ते जाओगे आपका एक्स का वैल्यू चेंज होते, वाई का वैल्यू चेंज होते जाएगा। देखो यहाँ पे ये वाई की वैल्यू ये आई यहाँ पे, फिर उसके बाद ये आई वैल्यू, उसके बाद ये वैल्यू आई, उसके बाद ये वैल्यू आई। तो ऐसे करते करते जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो आपके y की वैल्यू क्या होते जा रही है, चेंज होते जा रही है। आपके y की वैल्यू क्या होते जा रही है, चेंज होते जा रही है। तो इस पॉइंट पे आके आपने देखा, इस पॉइंट पे आके देखा आपने, तो अब आपकी y की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। इस पैराबोला कर्व के इक्वेशन की कोई आपसे बात करेगा, इस पैराबोला कर्व के इक्वेशन की कोई आपसे बात करेगा तो आप बोलोगे इस पैराबोला कर्व के इक्वेशन क्या है आपके लिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय वाई, ठीक है। ये है इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला कर्व, इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला कर्व, ठीक है। अगर ऐसे इक्वेशन की अगर ये बात करिए, इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई, तो जैसे जैसे अब आप यहाँ पे बात करोगे अगर मेरे साथ, तो मैं बोल दूंगा यार x के लिए कोई आपसे बोलता है तो x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, x इज इक्वल टू w/2 पे बात हो रही होगी। देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके सेंटर से लेके इस पॉइंट तक अगर आपसे बात होगी तो वो कितना होगा, w/2 के बराबर। तो x इज इक्वल टू w/2 पे बात करोगे तो आपका y इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, y के बराबर, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पुट कर देता हूँ, यहाँ पे आपके लिए मैं इसको पुट कर देता हूँ। तो मैंने बोला देखो एट एक्स इज इक्वल टू, आपको पता है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो आपका y इज इक्वल टू किसके बराबर है, मैंने बोला जीरो के बराबर है। मैंने बोला सिमिलरली एट एक्स इज इक्वल टू w/2 पे अगर आपसे बात करी तो y इज इक्वल टू किसके बराबर है, मैंने बोला y इज इक्वल टू y के बराबर है। यहाँ पे पुट कर दो इस इक्वेशन को तो आप बोलोगे ये किसके बराबर है, बोला तो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू w/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय y। क्यों करना चाह रहा हूँ मैं ये सब नाटक, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि इस कांस्टेंट a की क्या वैल्यू है, इस कांस्टेंट a की क्या वैल्यू है उसको जानना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ आपको नोट डाल के पता होना चाहिए, एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए, नोट डाल के लिखवा देता हूँ आपको। एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए, तो नोट डाल के लिखेंगे आप कि, नोट डाल के लिखेंगे आप अपने नोटबुक में कि यार देखो अगर हम लोग किसी की भी बात करें, देखो आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो ये एंगल है वो आज भी 1/n दे रखा है, यहाँ पे जो ये जो एंगल दे रखा है वो आज भी 1/n दे रखा है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, फॉर एनी प्रोफाइल, फॉर एनी प्रोफाइल, एनी प्रोफाइल ऑफ कैम्बर, फॉर एनी प्रोफाइल ऑफ कैम्बर, एनी प्रोफाइल का मतलब क्या है, भले ही मैं स्ट्रेट कैम्बर की बात कर रहा हूं या भले ही मैं किसकी बात कर रहा हूं, पैराबोलिक कैम्बर की बात कर रहा हूं। तो फॉर एनी प्रोफाइल ऑफ कैम्बर वेदर इट इज अ स्ट्रेट कैम्बर और अ पैराबोलिक कैम्बर, हाइट ऑफ कैम्बर विल रिमेन सेम, हाइट ऑफ कैम्बर, हाइट ऑफ कैम्बर, कैम्बर will remain same, will remain
सेम, ठीक है। तो हाइट हमेशा आपको सेम देखने को मिलेगी, भले ही आप किसी भी पैराबोलिक कैम्बर में भी बात कर रहे होगे या स्ट्रेट कैम्बर में बात कर रहे होगे, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आई। दूसरी और बात करते हैं, दूसरी और बात ये करते हैं कि देखो हाइट सेम होगी, ये मैंने बोल दिया, लेकिन मैंने ये बोला कि रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग हो सकता है, अलग तरीके से अलग टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं वही अलग टर्म में कैसे और ज़्यादा इसको हम लोग और ज़्यादा डेप्थ में बात कर पाएंगे, वही बात कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो y इज इक्वल टू W/2n आपने देख लिया है, होता है, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ तक की बात हो चुकी है जब हमारी, अब जब यहाँ तक की बात हो चुकी है कि x इज इक्वल टू W/2 रखा हमने, x इज इक्वल टू W/2 रखा, और क्या वैल्यूज आ रही है, तो आपने यहाँ से बोला कि देखो ये जो a की वैल्यू है वो हो जाएगी W² डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय y। अब आपको तो पता है यार y की वैल्यू, जब आपको मैंने ये नोट लिखवाया तो आपको तो बहुत अच्छे से पता चल गया कि अगर ये हाइट सेम होगी तो y इज इक्वल टू W/2n को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, y इज इक्वल टू W/2n को आप कभी भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये अभी स्ट्रेट कैम्बर के लिए हमने निकाला था, अभी ही हमने स्ट्रेट कैम्बर के लिए इसको निकाला था। तो अब जब हम स्ट्रेट कैम्बर के लिए यहाँ पे पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, पुट y इज इक्वल टू कितना पुट कर रहे हो आप, W/2n पुट कर रहे हो। तो आपने जैसे ही y इज इक्वल टू W/2n पुट करा तो ये जो वैल्यू है a की वो कितनी हो गई, देखो यहाँ पे W²/4 होल डिवाइडेड बाय W/2n। तो एक W से आपका W कैंसिल हो गया, एक 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो ये आपको a की वैल्यू क्या देखने को मिली है, आपको a की वैल्यू देखने को मिली है NW/2। आपने इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है आपके लिए, NW/2 के बराबर आ रही है, ठीक है। अगर आपने ये कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली है तो अब यहाँ पे देखना NW/2 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखना a की वैल्यू NW/2 है, तो आपके पास तो पता है कि इस पैराबोला कर्व की इक्वेशन क्या थी, x² इज इक्वल टू AY, और अगर a की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, x² इज इक्वल टू NW/2 मल्टीप्लाइड बाय y। आपको तो y ही निकालना है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x² डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाइड बाय w, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ पा रहे हो 1/n स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके 1/n स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, x आपके x एक्सिस पे बात कर रहे हैं हम लोग, 0 से है ना, सेंटर से बात कर रहे हैं, और w आपके विड्थ की बात कर रहा है, w किसकी बात कर रहा है, आपसे विड्थ की बात कर रहा है। तो ये आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने y की वैल्यू निकाली, x² 2x² बाय NW, ठीक है। अगर कुछ लोगों को और भी दिक्कत है, अगर ये बातें समझ में नहीं आ रही है, ये पैराबोलिक कैम्बर की इक्वेशन समझ में नहीं आई है, तो उसके लिए बात कर रहे हैं। तो देखो जरा यहाँ पे, ये कुछ लोग इस चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि ये 1/n और ये सारी एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को, तो उससे बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने बोला अगर एक पैराबोलिक कैम्बर है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं बोल देता हूँ कि अगर आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ जल्दी से समझाने के लिए, इस बात को समझाने के लिए, मैंने बोला अगर आपको कैम्बर 2% दिया है, ऐसा मान लो कि आपको कैम्बर कितना दिया हुआ है, मैंने बोला अगर आपको कैम्बर 2% दिया हुआ है, ठीक है। पहले तो ये 1/n के लिए बात कर रहा हूँ कि n का वैल्यू क्या लेना है, कुछ लोगों को n का वैल्यू ही नहीं समझ में आता कि n का वैल्यू क्या लेना है। तो मैंने बोला देखो अगर आपको कैम्बर 2% दिया है तो इसका मतलब है आपसे tan थीटा जो दिया हुआ है वो 2% दिया हुआ है, और अगर tan थीटा 2% दिया हुआ है तो tan थीटा को ही हम 1/n बोलते हैं। तो मैंने बोला अगर ये 2% है तो इसको लिख सकता हूँ मैं, इट इज 2/100 इज इक्वल टू 1/n, तो ये हो जाएगा 1/50, ये कितना हो जाएगा 1/50। तो कोई आपसे n की बात करेगा तो आप बोलोगे n किसके बराबर है, 50 के बराबर है, तो वही देखा हम लोगों ने, तो n किसके बराबर है, 50 के बराबर है, ऐसे हम लोग 1/n के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग सोचते हैं ये n का वैल्यू क्या होगा, तो n का वैल्यू यहाँ से ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि अब आपको क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता था, अब बोलता कि विड्थ ऑफ लेन इज दिस 5 मीटर मान लेते हैं, विड्थ ऑफ लेन इज 5 मीटर, n दे दिया आपको, 2% कैम्बर बोला था तो आपने n ने यहाँ से निकाल लिया, x की टर्म्स में बात करने को बोला, अगर उसने निकालने को बोला तो आप यहाँ से आराम से x के टर्म्स में इक्वेशन को निकाल सकते हो, ठीक है, x के टर्म्स में इक्वेशन को निकाल सकते हो। और जनरली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पैराबोलिक कैम्बर के इक्वेशन के लिए, वो ऐसे ही x के टर्म्स में आपसे y को x के टर्म्स में ही निकलवाने को ट्राई करेगा, केवल n और w की वैल्यू देके, n और w की वैल्यू देके, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बनता है और आप इस क्वेश्चन को आराम से गेट में सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के, ठीक है। और मेरे को लगता है कि समझ में आ भी गई होगी ये चीज़ें, और अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो और इसको थोड़ा सा डेप्थ में बात करने को ट्राई करते हैं। तो मैंने बोला देखो अब जब पैराबोलिक कैम्बर आ गया है तो क्या पैराबोलिक कैम्बर हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा था। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, क्या पैराबोलिक कैम्बर हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा था। तो आ जाओ जरा यहाँ पे
कब हम कहाँ बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे आ जाओ जरा यहाँ पे। अब आपका जो भी फास्ट मूविंग व्हीकल है उनको तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, मैंने बोला उनको तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वो एक लेन से दूसरे लेन में जा रहे हैं और कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। क्योंकि यहाँ पे अगर स्लोप की बात करोगे तो यहाँ पे स्लोप dy बाई डी एक्स किसके बराबर है, यहाँ पे 0 के बराबर है। और dy बाई डी एक्स 0 के बराबर है, मतलब फ्लैट है ये। और अगर ये फ्लैट है तो इजीली क्रॉस कर पा रहे, एक जगह से दूसरे, एक लेन से दूसरे लेन में आराम से जा पा रहे, ठीक है, फास्ट मूविंग व्हीकल। लेकिन अगर यहीं पे ये जो स्लो मूविंग व्हीकल हैं वो बेचारे अगर यहाँ पे हैं तो आप देखोगे कि ये एक पैराबोला है और इस पैराबोला पे आपको एक स्लो मूविंग व्हीकल अगर यहाँ दिख रहा है तो उसके ऊपर जो उसका वेट का कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और अगर उसके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है तो वो अंदर की साइड स्लाइड कर जाएगा, तो वो अंदर की साइड स्लाइड कर जाएगा। तो यहाँ पे दिक्कत कौन थी, वहाँ फास्ट मूविंग दिक्कत थे, और यहाँ पे आपके लिए स्लो मूविंग व्हीकल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे आपके स्लो मूविंग व्हीकल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो अब इनका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन हमारे दिमाग में जो सॉल्यूशन आया है वो आया है थर्ड काइंड ऑफ, वो आया है आपके पास थर्ड काइंड ऑफ कैम्बर, एंड दैट कैम्बर इज कंबाइंड कैम्बर की बात कर रहे हैं हम लोग, कंबाइंड कैम्बर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कंबाइंड कैम्बर की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कंबाइंड कैम्बर क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग कंबाइंड कैम्बर के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखते चलो कंबाइंड कैम्बर आपको कैसा देखने को मिलेगा, कंबाइंड कैम्बर आपको कैसा देखने को मिलेगा, और जो जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है क्या वो कंबाइंड कैम्बर सॉल्व कर पा रहा था, तो वो देखते हैं। तो ठीक है, कंबाइंड कैम्बर हम लोगों को कैसा दिख रहा है वो बात कर रहे हैं, सॉरी, कंबाइंड कैम्बर हम लोग को कैसा दिख रहा है वो बात कर रहे हैं। तो देखना जरा यहाँ पे कंबाइंड कैम्बर की बात हो रही है, तो कंबाइंड कैम्बर जो है आपका ये है आपका कंबाइंड कैम्बर। तो देखो जरा यहाँ पे कंबाइंड कैम्बर आपको कैसा दिख रहा होगा, ये है आपका कंबाइंड कैम्बर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर इसको ध्यान से देख पा रहे हो आप तो आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, आपको देखने को मिल रहा है यार यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, कुछ पोर्शन में हम लोगों ने पैराबोलिक कैम्बर प्रोवाइड किया है, कुछ पोर्शन में हम लोगों ने पैराबोला प्रोवाइड किया हुआ है, पैराबोला प्रोवाइड किया हुआ है। ये देख रहे हो यहाँ से कुछ भी हम यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं, यहाँ से कुछ पोर्शन जो है आपका, यहाँ से कुछ पोर्शन जो है आपका वो यहाँ से यहाँ तक जो है आपको पैराबोला देखने को मिला। इन दो लाइंस के बीच में आपको क्या देखने को मिला, पैराबोला देखने को मिला, इन दो लाइंस के बीच में आपको पैराबोला देखने को मिला। और अगर यहाँ से बात करिए एंड पॉइंट्स पे आपको स्ट्रेट कैम्बर देखने को मिला। अब आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है ये कैम्बर, ये जो कंबाइंड कैम्बर है अब आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो क्योंकि पैराबोला अगर हम अगर हम स्ट्रेट कैम्बर प्रोवाइड कर रहे थे, अगर हम स्ट्रेट कैम्बर प्रोवाइड कर रहे थे तो हम देख रहे थे यार स्ट्रेट कैम्बर, अगर हम स्ट्रेट कैम्बर प्रोवाइड कर रहे थे तो हमारे लिए दिक्कत कौन था, अगर हम स्ट्रेट कैम्बर प्रोवाइड कर रहे थे तो हमारे लिए प्रॉब्लम थी यार कि हम लोग ना फास्ट मूविंग व्हीकल के साथ डील नहीं कर पा रहे थे, हम लोग ना फास्ट मूविंग व्हीकल के साथ डील नहीं कर पा रहे थे। और अगर हम बात कर रहे थे किसके लिए बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं पैराबोलिक कैम्बर के लिए, अगर हम बात कर रहे हैं पैराबोलिक कैम्बर के लिए, अगर हम बात कर रहे हैं पैराबोलिक कैम्बर के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो मैंने बोला कि हम स्लो मूविंग व्हीकल के साथ डील नहीं कर पा रहे थे, स्लो मूविंग व्हीकल के साथ डील नहीं कर पा रहे थे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, हमने फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग व्हीकल के दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए कॉर्नर्स पे स्ट्रेट ट्रैक प्रोवाइड किया है, और सेंटर में हम लोगों ने क्या किया, कर्व प्रोवाइड किया। कर्व क्यों प्रोवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फास्ट मूविंग व्हीकल आता है तो वो ईजिली एक लेन से दूसरे लेन में जा सकता है, और यहाँ पे स्ट्रेट कैम्बर अगर हम लोगों ने प्रोवाइड किया है तो यहाँ पे कोई भी स्लो मूविंग व्हीकल होने पर उसके ऊपर जो वेट का कंपोनेंट है वो कम रहेगा, और ये वेट ये जो है अंदर की साइड स्लाइड नहीं होगा, अंदर की साइड स्लाइड नहीं होगा आपका व्हीकल, ठीक है। तो ये बात हुई है आपकी कंबाइंड कैम्बर के बारे में, ठीक है। तो ये तो था हमारा 3 टाइप के कैम्बर आप लोगों ने देखे और कैम्बर का क्या यूज था। मैं चाहता हूं एक आध बेसिक एग्जांपल आप लोगों के साथ सॉल्व कराना, मैं चाहता हूं बेसिक 1-2 एग्जांपल आप लोगों के साथ सॉल्व कराऊं। तो देखो जरा यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, अगर मैं क्वेश्चन बोलूं तो एक अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रखा है कि इन अ डिस्ट्रिक्ट व्हेन रेनफॉल इज क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन देख रहे हैं, मैं डायरेक्ट आपको डेटा के साथ इंट्रोड्यूस कराता हूं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप देखते रहोगे। बस मैं बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए क्वेश्चन साइड, ठीक है। मेरा मोटिव यही रहेगा, पूरे क्रैश कोर्स में मेरा मोटिव यही रहेगा कि कैसे आप लोगों को अप्रोच करना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन के लिए कैसे अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ अच्छा, इस क्वेश्चन को कराने के पहले मेरे को आपको एक और चीज़ बता देना चाहिए। मेरे को लगता है आप लोगों के साथ कैम्बर टेबल डिस्कस करना चाहिए, तो ये देखो जरा यहाँ पे, ये आपकी कैम्बर टेबल है।
इसको मैं बता रहा हूँ आपको कि ये कैम्बर टेबल है आपकी, और इस कैम्बर टेबल को कैसे कैसे डिस्कस करेंगे हम लोग, देखना जरा ध्यान से। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो इस कैम्बर टेबल को मैं बना सकता हूँ आप लोगों के लिए, इस कैम्बर टेबल को मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये कैम्बर टेबल आप लोगों को याद रखना है, ये कैम्बर टेबल आप लोगों को याद रखना है, और याद रखना कोई टफ टास्क नहीं है, याद रखना आपके लिए कोई भी टफ टास्क नहीं होगा कैम्बर टेबल के बारे में अगर बात करूँगा तो, ठीक है। कैम्बर टेबल में सबसे पहले जो बात करेंगे हम लोग वो टाइप ऑफ पेवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। मैंने बोला कैम्बर टेबल में बात करेंगे तो टाइप ऑफ पेवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे टाइप ऑफ पेवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। और इस टाइप ऑफ पेवमेंट्स के बाद टाइप ऑफ पेवमेंट्स के बाद हम लोग यहाँ पे बात कर रहे होंगे जो वो रेनफॉल के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। कैम्बर टेबल को दो टाइप से बात करेंगे, एक तो डिपेंडेंट है, वो टाइप ऑफ पेवमेंट्स पे डिपेंडेंट है, और रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। रेनफॉल में भी हम लोगों ने दो टाइप के रेनफॉल देखेंगे, हम लोग दो टाइप के रेनफॉल देखेंगे। फर्स्ट काइंड ऑफ रेनफॉल इज हाई रेनफॉल, है ना, हाई रेनफॉल। और सेकंड इज बोलेंगे हम लोग लाइट रेनफॉल, सेकंड इज लाइट रेनफॉल। हाई हैवी भी बोल सकते हो, हाई लिख दिया मैंने, हैवी भी बोल सकते हैं, हैवी और लाइट रेनफॉल, दो टाइप के रेनफॉल के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। फर्स्ट होगा आपके लिए हैवी रेनफॉल और सेकंड इज लाइट काइंड ऑफ रेनफॉल, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ पेवमेंट में जो सबसे पहले आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूँ मैं, जो टाइप ऑफ पेवमेंट में सबसे पहले आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूँ, इट इज सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट की बात करूंगा मैं आपसे, सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट की बात करूंगा। और ध्यान से सुनते जाना, सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट की बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ, और सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट बोल दूँ या हाई बिटुमिनस पेवमेंट बोल दूँ मैं, हाई बिटुमिनस पेवमेंट बोल दूँ, सेम ही बात है आप लोगों के लिए, हाई बिटुमिनस पेवमेंट बोल दूँ, ठीक है। ये दो टाइप के पेवमेंट के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो मैंने बोला इन दो टाइप के पेवमेंट के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो हैवी रेनफॉल के लिए पहले मैं आपको कैम्बर टेबल बताता हूँ, और धीरे से आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि लाइट रेनफॉल के लिए कैसे कैसे हम लोगों को डेटा होना चाहिए। तो मैंने बोला देखो यहाँ पे अगर हैवी रेनफॉल के लिए कोई भी बात करता है आपसे तो, और आप बोलोगे और किसके लिए, सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट के लिए, तो आप बोलोगे ये जो वैल्यू है ये 2% वैल्यू है, ये वैल्यू कितना है 2% है, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया कि ये एक बहुत अच्छा पेवमेंट है, सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट की बात करिए। अब देखो मैंने क्या किया है, जो सेकंड लाइन आपको बता रही है वो ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि हमने ना डिग्रेड कर दिया है पेवमेंट की क्वालिटी को। हमने क्या किया है, हमने पेवमेंट की क्वालिटी को डिग्रेड कर दिया है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ऐसी बातें बहुत ही कम समझ में आती है बोला, ठीक है, बस लोग इसको रटने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बोला अभी हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने डिग्रेड कर दिया, पेवमेंट की क्वालिटी को डिग्रेड कर दिया। तो यह हाई बिटुमिनस पेवमेंट से अब ये बन गया लाइट या लो बिटुमिनस पेवमेंट, लाइट या लो बिटुमिनस पेवमेंट, ठीक है। और अगर मैंने क्वालिटी को डिक्रीज कर दिया है, अगर मैंने पेवमेंट की क्वालिटी को डिक्रीज कर दिया है, तो आप एक बात को सोचो, ये हैवी रेनफॉल है, आज भी ये हैवी रेनफॉल है, और अगर अच्छे पेवमेंट के लिए आप 2% कैम्बर प्रोवाइड करते थे ताकि पानी वहां ना रुके, तो अब अगर आपने पेवमेंट की क्वालिटी को डिक्रीज कर दिया, इसका मतलब आप ये चाहते होगे कि पानी और भी जल्दी निकल जाए आपके पेवमेंट से। और अगर आप पानी को जल्दी निकालना चाहते हो, इसका मतलब आप पेवमेंट का जो आप कैम्बर प्रोवाइड कर रहे हो वो ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, वो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको थॉट लाना चाहिए था, आपको वीडियो स्टॉप करना चाहिए था इस पॉइंट पे, और फिर सोचना चाहिए था कि ये ज्यादा होगा कि कम होगा, ठीक है। आपको सोचना चाहिए था ये ज्यादा होगा कि कम होगा, ऐसे ही आप अपने आप को, अपने ब्रेन को अनलॉक कर पाओगे। दिस इज द वे हाउ यू कैन अनलॉक योर ब्रेन, फाइन। तो ये बोला लाइट बिटुमिनस पेवमेंट के बारे में। थर्ड हम लोगों ने जो बात करी है, वो बात करी है अर्दन के लिए बात करी है, ठीक है, अर्दन के लिए बात करी है हम लोगों ने, सॉरी वाटर बाउंड मैकेडम के बारे में बात करी है। नेक्स्ट इज WBM के बारे में बात करी है। WBM इससे भी और डिग्रेड करी अगर हमने क्वालिटी, तो डिग्रेड करी तो यहाँ पे एंगल की वैल्यू बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए, सोचो। तो ये बोला इन्होंने कि बढ़ना चाहिए, ठीक है, बढ़ना चाहिए, तो हम लोगों ने लिखा यहाँ पे 3%, ठीक है, ये बढ़ गया हमारा। अब हम लोगों ने और इसको और डिग्रेड करा, अगर हमने क्वालिटी को और डिग्रेड करा अगर हमने क्वालिटी को, तो ये जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा 4%, ठीक है। दिस इज द वे हाउ यू कैन लर्न दिस पर्टिकुलर वैल्यूज, दिस इज द वे यू कैन लर्न दिस पर्टिकुलर वैल्यूज, फाइन। तो अब देखो जरा यहाँ पे, अब देखना जरा यहाँ पे, अब एकदम गजब सी चीज़ तुम्हारे सामने आने वाली है, अब एकदम गजब सी चीज़ तुम्हारे सामने आने वाली है, और तुम लोग भी सोच के एकदम वो हो जाओगे, हैरान हो जाओगे कि देखो, अब ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। मैंने बोला सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट की बात कर रहा था,
और जब हैवी रेनफॉल हो रही थी, ध्यान से सुनते जाना बस मेरी बात को, जब हैवी रेनफॉल हो रही थी तो आपने जो कैम्बर प्रोवाइड किया वो कितना प्रोवाइड किया, 2% प्रोवाइड किया। जो कैम्बर प्रोवाइड किया वो 2% प्रोवाइड किया। मैंने बोला अब जो है रेनफॉल जो है वो कम हो गई है, लाइट रेनफॉल है, तो आपका ये जो कैम्बर का वैल्यू है ये बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए, ये 2% से बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए। सब लोग ना वीडियो को पॉज करो और फिर तुम लोग बताओ कि कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए, सोचो। और मैं बताता हूं, अगर वो सोच रहे हो तो सही सोच रहे हो कि कम होना चाहिए वैल्यू। क्यों? क्योंकि रेनफॉल कम हो गई है। क्यों? क्योंकि रेनफॉल कम हो गई है। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू आई है वो कितना है, 1.7%। आपकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 1.7%। ठीक है, अब देखो आगे की वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने बोला ये जो 2% था ना लाइट रेनफॉल, अब इसको आगे याद करने की आपको जरूरत ही नहीं। इसको बोल दोगे ये कितना हो जाएगा, 2.5 की जगह 2% हो जाएगा। ठीक है, इसको बोल दोगे ये 2 की जगह 3 की जगह 2.5% हो जाएगा, और ये 4 की जगह 3% हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप याद कर लोगे इसको, ऐसे आप याद कर लोगे इस पूरी टेबल को। ठीक है, तो बस आपको इतना ही पता होना चाहिए था, और आपको एनालिसिस पता होना चाहिए था। कोई भी टफ टास्क नहीं है एनालिसिस पता करना। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट के बारे में हैवी रेनफॉल के टाइम पे बात करेगा तो ये 2% के बराबर है, अगर इस लाइट होगा तो 1.7% के बराबर है। उसके बाद बस खत्म। यहाँ पे लाइट बिटुमिनस पेवमेंट की बात करी, ये बोला 2.5% के बराबर है या 2% के बराबर है। यहाँ पे बात करी तो ये बोला आपने, ये क्या बोला, ये 3% के बराबर है या 2.5% के बराबर है, खत्म। और इसके लिए बात करी तो ये 4% के बराबर है या 3% के बराबर है। बस इतना ही तो याद रखना है, और ये याद रख सकते हो आप, बहुत इजीली याद रख सकते हो। कई बार ऐसा होगा कि गेट में आपसे क्वेश्चन नहीं ना, मतलब ये कैम्बर की वैल्यूज नहीं दी होगी, आपसे वो एक्सपेक्ट करते कि आपको कैम्बर की वैल्यूज याद होना चाहिए, इसलिए वो कई बार क्वेश्चंस में आपसे क्या बोलेंगे कि एक ऐसी जगह पे बात करें, इन अ रीजन वेयर heavy rainfall is taking place on a pavement, on a cement concrete pavement। अगर ये लाइन बोली, in a region where heavy rainfall is taking place on a cement concrete pavement, then what will be the value of rise of camber। ठीक है, तो आपसे y निकलवाना चाह रहे हो, लेकिन y निकलवाने के लिए उन्होंने क्या बोला आपको, सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट पे बात कर रहे हैं, हैवी रेनफॉल में बात कर रहे हैं, मतलब आपने कैम्बर की वैल्यू कितना कंसिडर करना है, 2% कैम्बर की वैल्यू आपको कंसिडर करना पड़ेगी। ठीक है, तो ये मेरे को लगता है कि ये बातें बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी। अगर इतना अच्छे से डेप्थ में जाके बात करोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगी ये सारी बातें। ठीक है, एक क्वेश्चन करा के देखता हूँ आप लोगों को। ठीक है, डायरेक्ट डेटा पे बात कर रहा हूँ मैं, आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। मैंने बोला इन अ डिस्ट्रिक्ट वेयर द रेनफॉल इज हैवी। ठीक है, इन अ डिस्ट्रिक्ट वेयर रेनफॉल इज हैवी, तो आपके लिए किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, हैवी रेनफॉल के लिए बात कर रहा हूं, हैवी रेनफॉल के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, मैंने बोला इन अ डिस्ट्रिक्ट वेयर रेनफॉल इज हैवी, तो मैंने बोला हैवी रेनफॉल के लिए बात कर रहा हूं। आगे बोला मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड ऑफ वाटर बाउंड मैकेडम पेवमेंट, वाटर बाउंड मैकेडम पेवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वाटर बाउंड मैकेडम पेवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, विड्थ ऑफ रोड दे दिया इट इज 3.8 मीटर, विड्थ ऑफ रोड दे दिया इट इज 3.8 मीटर, 3.8 मीटर। व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द क्राउन विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, तो आपसे क्या बोला, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ क्राउन, with respect to edges। अगर देखो एक और बात तुम लोग ऐसा अज्यूम करके चलोगे, यहाँ पे एक और बात ऐसे अज्यूम करके चलोगे, अजम्पशन ये है कि अगर आपसे नहीं बोला है कि एक पैराबोलिक कैम्बर है, अगर आपसे ये नहीं बोला है कि एक पैराबोलिक कैम्बर है, तो आप हमेशा इसको क्या कंसिडर करके चलोगे, आप हमेशा कंसिडर करके चलोगे कि वो एक स्ट्रेट कैम्बर के बारे में आपसे बात कर रहा है, वो एक स्ट्रेट कैम्बर के बारे में आपसे बात कर रहा है। अब आपको ये तो पता ही है कि वाटर बाउंड मैकेडम के बात करेगा तो आपसे हैवी रेनफॉल के लिए बात कर रहा है, और वाटर बाउंड मैकेडम में बात कर रहा है, तो आपके कैम्बर की वैल्यू कितनी होना चाहिए, बोला 3% होना चाहिए। आपको यहाँ पे विड्थ ऑफ रोड भी दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, केवल कुछ भी नहीं, आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो फॉर्मूला। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई करोगे और आंसर आ जाएगा। अब आपको समझो क्या करना है, अब आपको ये आंसर ना कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ये आंसर ना इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है, और मेरे को कमेंट बॉक्स के आंसर से ही, नंबर ऑफ आंसर से पता चलेगा कि कितने लोग इन बातों को समझ पाए हैं जो मैंने उनको समझाने की कोशिश करी है बहुत अच्छे तरीके से। तो नंबर ऑफ आंसर से मेरे को पता चलेगा, नंबर ऑफ कमेंट से मेरे को पता चलेगा कि आपने कितने अच्छे से, कितने डेप्थ में, कितना मन लगा के इन बातों को सीरियसली सुना है, कि या ऐसे ही बस कहानी की तरह सुन लिया है कि फ्री का कोर्स है, कुछ नहीं है। एक बार तो देख ही सकते
करके वीडियो ओपन करके देख लिया, नहीं ऐसा नहीं चाहिए मेरे को चाहिए कि अगर आप पढ़ रहे हो ना तो फिर मतलब लगना चाहिए कि हाँ पढ़ा है बोला कुछ, ठीक है। तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट आपको, ऐसा कुछ चाहिए था मेरे को आपसे, ठीक है। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर निकाल के बताएंगे और मेरे को लगता है कि आपसे बन जाएगा ये क्वेश्चन बहुत ईजिली, ठीक है। नहीं बनेगा तो फिर तो कराएंगे ही बोला, ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो नहीं कराएंगे, ठीक है। तो ये तो हुई बात किसके बारे में, कैम्बर के बारे में बात हुई है, ठीक है। ये किसके बारे में बात हुई हमारी, कैम्बर के बारे में बात हुई। कैम्बर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताना है मेरे को आपको, कैम्बर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं मेरे को आपको। तो मैं लेकिन उसके पहले, कैम्बर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने के पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ शोल्डर क्या होते हैं। कैम्बर के पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि शोल्डर क्या होते हैं, ठीक है। शोल्डर अगर आपको नहीं पता है तो पहले मैं बता देता हूं कि जो भी आपको रफ सरफेस प्रोवाइड करी जाती है ना, रफ सरफेस आपके मेन पेवमेंट के पास में जो रफ सरफेस प्रोवाइड करी जाती है उसको शोल्डर बोला जाता है, ठीक है। अगर कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि शोल्डर कैसा दिखता होगा तो मैं आपको दिखा देता हूं शोल्डर कैसा दिख रहा होगा। आपका शोल्डर कैसे दिखता है, शोल्डर ऐसा देखने को मिलता है आपको, ये देखो, दिस इज द रफ सरफेस प्रोवाइडेड एडजेसेंट टू द पेवमेंट इज कॉल्ड एज शोल्डर। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, ये जो रोड के पास में आपको जो दिख रहा है, ये जो रोड के पास में आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग शोल्डर बोलते हैं, इसी को हम लोग, ये जो है आपका, इसी को हम लोग शोल्डर बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग शोल्डर बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा शोल्डर क्या है, ठीक है। कई लोग इसको शोल्डर, है ना, हम सभी लोग शोल्डर ही बोलते हैं, पर एक कुछ बातें हैं जो आपको इसमें याद रखना पड़ेगी। वो ये है कि शोल्डर जो होगा हमेशा इसकी रफनेस जो होगी, रफनेस ऑफ शोल्डर इज मोर देन पेवमेंट, रफनेस इज मोर इन कंपैरिजन टू पेवमेंट। पेवमेंट के कंपैरिजन में इसकी रफनेस ज़्यादा होगी, क्यों ऐसा करते हैं यार, इसकी रफनेस ज़्यादा क्यों रखते हैं, इसके रफनेस ज़्यादा क्यों रखते हैं, ये आपको थॉट लाना है आपके दिमाग में कि इसके रफनेस ज़्यादा क्यों रखते हैं। सेकंड पॉइंट है शोल्डर के बारे में, अगर मैं आपसे बात करूं, सेकंड पॉइंट है शोल्डर के बारे में आपसे कोई भी बात करेगा तो वो बोलेगा कि इसी को ना हम इमरजेंसी लेन भी बोलते हैं, इसी को हम इमरजेंसी लेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला सेकंड पॉइंट आप लोगों के लिए है कि इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी लेन भी बोलते हैं, शोल्डर को हम लोग इमरजेंसी लेन भी बोला जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूं इसके बारे में, रफनेस हो गया, इमरजेंसी लेन हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूं, मैं सुपर एलिवेशन की ही बात करूंगा, यहां पे कैम्बर की बात करूंगा। तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप नोट डाल के लिखेंगे, अपने नोट्स में नोट डाल के लिखेंगे, वो ये है कि कैम्बर ऑफ शोल्डर ऑन अ प्लेन रोड is 0.5% steeper than pavement, ठीक है। आपके पेवमेंट को जो भी कैम्बर प्रोवाइड किया जाएगा उससे 0.5% स्टीपर होगा, कौन, आपका शोल्डर का कैम्बर उससे 0.5% स्टीपर होगा, ठीक है। ये बात करी, और भी बात करते हैं थोड़ा सा कि देखो रफ क्यों किया जाता है। अब ये थॉट अगर आपके दिमाग में आ गया था कि रफ क्यों किया जाता है, तो मैं बताता हूं, अगर इस सरफेस को रफ नहीं रखा जाएगा, तो क्या होगा कि सब लोग इसको भी एज अ पेवमेंट यूज करने लग जाएंगे। फिर हमारे पास इमरजेंसी में कभी अगर आपको गाड़ी रोकना होगी तो आप कैसे रोकोगे, पीछे से तो गाड़ी आ रही है बोला। तो ये वो है जिसको हम लोग जानबूझ के रफ छोड़ देते हैं ताकि ये यूज ना हो एज अ मीडियम टू मूव, ठीक है। सिर्फ एक इमरजेंसी लेने की, आपकी गाड़ी खराब होने पे आप इस पेवमेंट पे उतारोगे, या किसी केस में सामने से कोई गाड़ी आ रही है अगर इसी डायरेक्शन में, तो आप क्या करते हो, आप शोल्डर पे अपनी गाड़ी को उतार लेते हो, ठीक है। या आपको बीच में कहीं रुकना है तो भी आप शोल्डर का यूज करते हो। तो ये तरीका है कि शोल्डर को क्यों हम लोग जनरली रफ रखते हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली रफ रखते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला इसका जो शोल्डर का जो कैम्बर होता है वो 0.5% स्टीपर होता है देन नॉर्मल पेवमेंट। अभी भी किसी को शोल्डर अगर नहीं समझ में आया तो एक और शोल्डर का एक और देखो, यहाँ पे एक और इमेज दिखाता हूं मैं आपको, शोल्डर आपको कैसा दिख रहा होगा, ये देखो, ये है आपका शोल्डर, यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है आपको, इसी को बोलते हैं हम लोग शोल्डर, ठीक है। तो ये जो रफ सरफेस है इसके कंपैरेटिवली उसको हम लोग शोल्डर बोलते हैं, ठीक है। अब माइट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा क्योंकि इमेजेस देख के तो चीज़ों को बहुत अच्छे से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं इमेजेस देख के। और देखो ये इसको भी तो हम लोगों ने कल देखा था, कौन है ये,
कौन है ये, क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, इसको भी देखा था हम लोगों ने। देखा था कि ये लाइंस जो है गाइडिंग लाइंस क्यों प्रोवाइड करी जा रही हैं। तो ये सारी बातें अब आप जब रोड पे निकलोगे ना, तो अब आप ट्रांसपोर्टेशन को फील कर पाओगे। मैंने बोला अब आप ट्रांसपोर्टेशन को फील कर पाओगे या हाईवे इंजीनियरिंग को फील कर पाओगे कि किस तरीके से हम लोग ये सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं। ठीक है, अब एक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम लोग, और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम लोग। तो वो इंपॉर्टेंट बात ये है आपके लिए कि मैंने तो आपको ये तो बता दिया, मैंने आपको ये तो बता दिया यार कि आपका जो कैम्बर है, आपका जो शोल्डर है वो ऑलवेज 0.5% स्टीपर होना चाहिए, ऑलवेज 0.5% स्टीपर होना चाहिए। ठीक है, पर पता है आपको इट शुड नेवर बी लेस देन 2.5%, सॉरी इट शुड नेवर बी लेस देन, मिनिमम जो होगा, मिनिमम शोल्डर जो आप कभी भी प्रोवाइड करोगे, मिनिमम शोल्डर टू बी प्रोवाइडेड इज इक्वल टू 3%। मिनिमम शोल्डर टू बी प्रोवाइडेड इज इक्वल टू कितना, 3%। मतलब अगर आपने आपके कैम्बर में, अगर आपने आपके पेवमेंट को 2% कैम्बर प्रोवाइड करके रखा है, अगर आपने आपके कैम्बर में 2%, सॉरी आपके पेवमेंट को 2% कैम्बर प्रोवाइड करके रखा है, तो आप उसके हिसाब से अगर बोलोगे कि शोल्डर का कैम्बर कितना होना चाहिए, तो उसके हिसाब से तो 2.5% ही होना चाहिए शोल्डर का कैम्बर। लेकिन आप क्या करोगे, इसी को आप क्या बोलोगे कि नहीं, अगर यहाँ पे हम लोगों ने आपको एक इंपॉर्टेंट क्लॉज बता दिया है कि मिनिमम जो शोल्डर का कैम्बर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 3% तो होना ही होना चाहिए। तो आप अगर आपसे ये बोला जाता है कि कैम्बर फॉर अ पेवमेंट इज गिवन एज 2% एंड व्हाट विल बी द कैम्बर ऑफ शोल्डर, तो देन दिस वैल्यू इज नॉट द राइट आंसर। योर राइट आंसर विल बी 3%, बिकॉज द मिनिमम कैम्बर दैट शुड बी प्रोवाइडेड ऑन अ रोड शुड बी इक्वल टू 3%। ठीक है, तो मिनिमम कैम्बर आप जो प्रोवाइड करोगे वो कितना प्रोवाइड करोगे, 3% कैम्बर मिनिमम आप प्रोवाइड करोगे। ठीक है, ये हुई पहली बात। दूसरी बात आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी किसी भी सुपर एलिवेटेड रोड पे बात करेंगे, किसके लिए बात कर रहा हूं मैं आपसे, मैंने बोला जब भी किसी भी सुपर एलिवेटेड रोड के लिए बात करूंगा, अब आपके दिमाग में घंटी बज गई होगी कि सुपर एलिवेटेड रोड क्या होता है सर। अब आपके दिमाग में घंटी बज गई होगी कि सुपर एलिवेटेड रोड क्या होता है। तो देखो जरा यहाँ पे सुपर एलिवेटेड रोड के बारे में बात कर रहा हूँ मैं आपसे। मैंने बोला सुपर एलिवेटेड रोड का क्या मतलब है, तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से बस देखते जाना और सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। मैंने बोला यार देखो किसी भी केस में ये है आपका पेवमेंट, मैंने बोला ये है आपका पेवमेंट, और इसको मैं बोल देता हूँ ये है आपकी इनर एज, और ये है आपकी आउटर एज। अभी के हिसाब से बस आपको जो बातें पता होना चाहिए उन बातों को यहाँ पे रिलेट कर दूंगा। तो मैंने बोला ये है आपकी इनर एज, ये है आपके आउटर एज। तो आप समझ नहीं पाए क्या इनर एज क्या आउटर एज, तो मैंने बोला इसको देखो, ये अगर आप किसी भी हॉरिजॉन्टल कर्व में मूव होते रहते हैं और यहाँ का क्रॉस सेक्शन काट के अगर मैं बताता, तो आप इसको अंदर की साइड है, ये कर्व के अंदर की साइड है इसीलिए इसको इनर एज बोला जा रहा है, और ये कर्व के बाहर की साइड है इसीलिए इसको आउटर एज बोला जा रहा है। और इसी को उठा के हम लोगों ने आपको, इसी क्रॉस सेक्शन को उठा के मैंने यहाँ रख दिया और आपको ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसी क्रॉस सेक्शन को उठा के मैंने यहाँ रख दिया और मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बोला रेजिंग ऑफ आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। इनर एज के हिसाब से अगर मैं आउटर एज को रेज कर देता हूँ, ठीक है, इनर एज के हिसाब से अगर मैं आउटर एज को उठा के रेज कर देता हूं, ये देखो दिखा आपको क्या किया मैंने, रेजिंग ऑफ आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू इनर एज इज नोन एज सुपर एलिवेशन। तो अभी देखो हमने क्या किया, आउटर एज को आपकी रेज कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। हमने क्या किया, आपकी आउटर एज को रेज कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। तो देखो जरा यहाँ पे ऐसे ही तो हुआ ना, क्या किया हम लोगों ने, मैंने बोला ये आउटर एज पहले यहाँ थी, आपको मैंने इसको रेज कर दिया है, तो रेजिंग ऑफ आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू इनर एज इज नोन एज सुपर एलिवेशन। तो देखो ये हो गया आपका सुपर एलिवेशन, आपको समझ में आ गया होगा, सुपर एलिवेशन अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपकी आउटर एज कहाँ है, यहाँ पे है, पहले कहाँ थी, पहले नीचे थी। तो इनर एज के रिस्पेक्ट में अगर आउटर एज को बढ़ा दोगे तो इसी को बोलोगे आप सुपर एलिवेशन, इसी को बोलोगे आप सुपर एलिवेशन। ठीक है, सुपर एलिवेशन को बहुत अच्छे से डेप्थ में आगे डील करने वाले हैं, इसीलिए अभी बस आपको जस्ट एक आइडिया दे दिया कि सुपर एलिवेशन होता क्या है। तो मैंने बोला जब भी किसी भी सुपर एलिवेटेड रोड पे आपसे शोल्डर के बारे में बात की जाएगी कि व्हाट इज द कैम्बर प्रोवाइडेड फॉर द शोल्डर फॉर अ सुपर एलिवेटेड रोड, तो ये है आपकी सुपर एलिवेटेड रोड। तो मैं बना देता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ, चलो आपके लिए एक सुपर एलिवेटेड रोड। तो सॉरी, मैंने बोला यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए एक सुपर एलिवेटेड रोड। मान लो ये है आपकी सुपर एलिवेटेड रोड, इसके लिए बात कर रहे हैं, ये आउटर एज होगी आपकी, ये इनर एज होगी आपकी। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एंगल की बात करूँगा तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, हॉरिजॉन्टल से अगर मैं बात करूँगा। ठीक है,
इस एंगल की बात करूंगा तो वो एंगल थीटा होगा अगर आपसे हॉरिजॉन्टल से मैं बात करूंगा, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है, ये एंगल थीटा है। तो मैंने बोला जब भी आपसे किसी भी सुपर एलिवेटेड रोड पे अगर आपसे बात की जाएगी, मैंने क्या बोला आपसे, जब भी आपसे सुपर एलिवेटेड रोड पे बात की जाएगी, सुपर एलिवेटेड रोड पे बात की जाएगी, तो कैम्बर जो है, तो वो बोलूँगा आप लोगों के लिए बोलूँगा, और इस बात को आप लोग तो याद ही रखोगे कि कैम्बर ऑफ शोल्डर on a super elevated road, camber of a shoulder on a super elevated road is equal to super elevated section लिखना चाहिए मेरे को, super elevated section is equal to camber provided to पेवमेंट। जो भी कैम्बर आपने पेवमेंट को प्रोवाइड किया वही कैम्बर हम कब प्रोवाइड कर देंगे, किसको प्रोवाइड कर देंगे, शोल्डर्स को प्रोवाइड कर देंगे। तो देखो जरा यहाँ पे, अगर यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे तो देखो ये है सुपर एलिवेशन जो भी आपने रोड को प्रोवाइड किया, पेवमेंट को प्रोवाइड किया। तो अगर आप शोल्डर की बात कर रहे हो तो शोल्डर को भी हम सेम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, वही कैम्बर जो है। तो ठीक है, तो इसका एंगल अगर यहाँ से थीटा है तो इसका भी हॉरिजॉन्टल से एंगल की अगर हम बात करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा के बराबर हो जाएगा, और ये भी एंगल किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। और ये कौन है, ये हमारा अगर पेवमेंट है, ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है वो अगर हमारा पेवमेंट है, अगर ये जो वैल्यू ये हमारा पेवमेंट है, तो ये कौन है, ये जो दिख रहे हैं आपको ये शोल्डर्स है, ये शोल्डर है, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने पेवमेंट और शोल्डर के बारे में बात करी और मैंने आपसे क्या बात करी है, ठीक है। तो आई थिंक शोल्डर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शोल्डर कैसे कैसे प्रोवाइड करना है, क्या कैम्बर प्रोवाइड करना है, कैम्बर से कितना ज़्यादा शोल्डर को प्रोवाइड करना है, और शोल्डर को सुपर एलिवेटेड रोड पे कैसे प्रोवाइड करना है। ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको पता होना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि शोल्डर को मैं एक बार बना के बताऊँ तो देखो जरा, शोल्डर के बारे में ऐसे बेसिक बातें करते रहना चाहिए हम लोगों को। तो देखो जरा यहाँ पे, अगर आपसे नॉर्मल केस में मैं आपसे बात करूँगा तो मैंने बोला देखो यार, देखना जरा ध्यान से देखते जाना बस। मैंने बोला देखो यार, ये है आपका कोई भी ये कोई भी आपने रोड पे कैम्बर प्रोवाइड कर दिया, उसको आपने ऐसे देखा, ठीक है। ये आपने क्या किया, कैम्बर प्रोवाइड कर दिया, किसी भी पेवमेंट को कैम्बर प्रोवाइड कर दिया और ये ऐसे देखा आपने। अब मैंने बोला कि यहीं पे आप क्या बना के बताओ मेरे को, यहीं पे आप क्या बना के बताओ मेरे को। अब मेरे को बताओ यहाँ पे कि शोल्डर कैसे प्रोवाइड करोगे। आपको क्या ये बात तो समझ में आ रही होगी कि ये कौन है, सॉरी खैर आपको ये बात तो समझ में आ रही होगी कि ये कौन है। बोला आपने, बोला ये कौन है, पेवमेंट है। ये कौन है, पेवमेंट है। मैंने बोला ये कौन है, तो आपने बोला ये भी तो पेवमेंट ही है सर, ये भी तो पेवमेंट ही है सर, ठीक है। मैंने बोला अब जरा ये बात बताओ मेरे को, अब जरा ये बात बताओ मेरे को कि अगर आपको शोल्डर यहाँ पे प्रोवाइड करना है, अगर आपको शोल्डर यहाँ पे प्रोवाइड करना है, तो अगर इसका एंगल थीटा है तो उसका एंगल क्या होना चाहिए, बोला ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब उसका सुपर एलिवेशन ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब वो कुछ ऐसा ज़्यादा स्टीप दिख रहा होगा आपको, इससे ये जो स्लोप है, ये स्लोप होता है रोड का। तो मैंने बोला ये स्लोप जो है उसका ज़्यादा देखने के लिए मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया, ठीक है। तो ये जो देखने को मिला आपको, ये आपको शोल्डर देखने को मिला। अच्छा मेरे को ये बताएगा कोई, देखो अब ये जो है कैम्बर अगर ऐसा प्रोवाइड करता मैं, तो ये कौन होता है, ये कौन होता है आपका, ये कौन होता है नॉर्मल केस में आपने जो कैम्बर प्रोवाइड करा। तो मैंने क्या कर दिया, इसको भी थोड़ा सा स्टीप कर दिया। तो ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये कौन है, ये कौन है, ये शोल्डर है। ये कौन है, ये ही शोल्डर है। अच्छा, तो अब आपके दिमाग में एक घंटी बजी होगी कि यार बताओ तो जरा, अब आपके दिमाग की घंटी बजी होगी कि सर बहुत बात कर ली आपने शोल्डर के बारे में, अब मेरे को ये बताओ सर कि ये शोल्डर को मैं ज़्यादा क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ कैम्बर कंपैरेटिव टू इन दोनों के, कंपैरेटिव टू पेवमेंट क्यों ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपके दिमाग में ये थॉट आया, और अगर आपके दिमाग में ये थॉट आया तो बहुत अच्छा थॉट है। ये थॉट आना भी चाहिए था कि पहले आपको पता तो हो कर क्या रहे हो यार, ये फोकट में ज़बरदस्ती क्यों शोल्डर बना रहे हो। तो मैं बताता हूँ क्यों बना रहे। तो देखो जरा यार, ऐसी ऐसी बातें हैं कि ना ये जो पेवमेंट, ये जो शोल्डर मटेरियल है, ये जो शोल्डर का जो मटेरियल है, वो जनरली जो भी बाइंडिंग मटेरियल यूज़ होने वाला है वो क्या होगा, सॉइल डस्ट होगा, है ना, जनरली सॉइल डस्ट होगा, बस पेव्ड होगी सरफेस, ठीक है। तो अगर ऐसी कुछ बात है तो इसका जो ये जो बाइंडिंग मटेरियल है, इट इज़ नॉट बिटुमिनस, और अगर वो बिटुमिनस नहीं है, इसका मतलब है वाटर का पेनिट्रेशन, वाटर जल्दी से पेनिट्रेट हो जाएगा या इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी ज़्यादा होगा यहाँ पे कंपेरेटिव टू दिस पेवमेंट। तो यहाँ पे पानी अगर जल्दी अंदर जाएगा तो यहाँ पे इसके खराब
खराब होने का चांसेस ज़्यादा है, और अगर खराब होने का चांसेस ज़्यादा है तो हम ज़्यादा स्लोप प्रोवाइड कर देते ताकि पानी यहाँ से जल्दी निकल जाए, पानी यहाँ से जल्दी निकल जाए। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो दिस इज द रीजन वाई शोल्डर इज प्रोवाइडेड, वाई द कैम्बर ऑफ शोल्डर इज मोर देन द कैम्बर ऑफ रोड। ठीक है, कैम्बर ऑफ पेवमेंट। फाइन, तो ये था रीजन क्यों हम लोगों ने कैम्बर जो है वो प्रोवाइड किया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैम्बर का जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो देखने वाले हैं हम लोग, कर्ब के बारे में बात करूंगा मैं आपसे। नेक्स्ट जो बात करूंगा वो कर्ब के बारे में बात करूंगा।